एक तारीख, एक जगह, एक धमाका। 10 नवंबर 2025 की शाम, दिल्ली का दिल, लाल किला। चांदनी चौक का वो इलाका जो जो हमेशा जिंदगी की चहल पहल से गुलजार रहता है, उस शाम दहल गया। एक कार ट्रैफिक लाइट पर रुकती है और अचानक जोरदार धमाका। चारों तरफ अफरा तफरी, धुआं और चीख पुकार। ये कोई मामूली हादसा नहीं था। तो सवाल ये है कि उस शाम असल में हुआ क्या था और इस तबाही के पीछे कौन था। आज हमारे पास जो जानकारी है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की शुरुआती जांच पर आधारित है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो इसी शुरुआती जांच से निकले तथ्यों को समेटते हैं। तो चलिए इन सब कड़ियों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी की असल तस्वीर है क्या। समझने की कोशिश करते हैं कि अब तक क्या क्या सामने आया है। चलिए उस शाम पर वापस लौटते हैं। घड़ी में वक्त था शाम के 6:42। जगह थी लाल किले का गेट नंबर 3, जहां से रोज हजारों लोग गुजरते हैं। ट्रैफिक अपनी रफ्तार से चल रहा था। तभी एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार ट्रैफिक लाइट पर आकर रुकती है। और फिर वही होता है जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। कार में रखे एक शक्तिशाली आईडी में धमाका हो जाता है। धमाका बहुत जबरदस्त था। उसने आसपास के पूरे मंजर को बदल कर रख दिया। वो i20 कार तो मतलब परखच्चों में बदल गई, लेकिन उसकी चपेट में 6 और गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शा भी आ गए जो धू-धू कर जलने लगे। शुरुआती रिपोर्टों ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 32 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। और ये 10 लोग सिर्फ एक आंकड़ा नहीं थे। इनमें पंकज शर्मा जैसे लोग थे जो अपनी माँ के साथ सिर्फ लाल किला घूमने आए थे। एक 8 साल का बच्चा था जो एक ऑटो में बैठा था। उसे पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या हो गया। मतलब 10 जाने का मतलब है 10 परिवारों का उजड़ जाना, 10 कहानियों का हमेशा के लिए अधूरा रह जाना। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है। धमाके के बाद शुरुआती कुछ घंटों तक मतलब बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था। किसी को साफ साफ पता नहीं था कि हुआ क्या है। जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, पहली आशंका ये जताई गई कि शायद कार का सीएनजी सिलेंडर फटा हो। ये कि एक सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, क्योंकि एक सिलेंडर ब्लास्ट और एक आतंकी हमले में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। एक हादसा है, दूसरा साजिश। बिल्कुल। और इसी साजिश पर मोहर लगाई फोरेंसिक रिपोर्ट ने। जब फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सैंपल उठाए, उनकी जांच की, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा आतंकी हमला था, जिसमें ऑडीएक्स जैसे हाई ग्रेड विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। और जैसे ही ये बात सामने आई, जांच की दिशा 180 डिग्री घूम गई। और यहीं पर दिल्ली पुलिस की जगह राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की एंट्री होती है। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ, सवाल ये था कि किसने किया। तो एनआईए की जांच में सबसे पहले क्या सामने आया? मास्टरमाइंड कौन था? देखिए, यहीं से ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एनआईए ने अपनी जांच में 3 मुख्य किरदारों की पहचान की जो इस हमले के केंद्र में थे। और इन तीनों की जो प्रोफाइल सामने आई वो किसी भी न्यूज रिपोर्ट के हेडलाइन से ज्यादा चौंकाने वाली थी। तो पहला नाम किसका था? पहला नाम था उमर उन नबी। एनआईए के मुताबिक यही वो शख्स था जो उस हुंडई i20 कार को चला रहा था। वो एक सुसाइड बॉम्बर था। धमाके के बाद जो उस शरीर के टुकड़े मिले, उनसे उसका डीएनए सैंपल लिया गया और उसके परिवार से मैच कराया गया, जिससे उसकी पहचान पक्की हुई। लेकिन उमर उन नबी था कौन? उसका बैकग्राउंड क्या था? और यहीं पर सबसे बड़ा झटका लगता है। उमर कश्मीर के एक अच्छे खासे परिवार से था, लेकिन वो सिर्फ कश्मीरी नहीं था। वो फरीदाबाद की एक जानी मानी अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। वो पेशे से एक एमबीबीएस डॉक्टर था। एक मिनट, क्या कहा आपने? एक डॉक्टर, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर? वो सुसाइड बॉम्बर बन गया? ये कैसे हो सकता है? मतलब जो हाथ जाने बचाने के लिए ट्रेंड होते हैं, वो जाने लेने का जरिया बन गए। ये सवाल सिर्फ आपको और मुझे ही नहीं, बल्कि पूरी जांच एजेंसियों को परेशान कर रहा है। ये आतंकवाद के उस चेहरे को सामने लाता है जिसके लिए हम शायद तैयार नहीं हैं। हम अक्सर आतंकवाद को मतलब गरीबी, अशिक्षा या बेरोजगारी से जोड़कर देखते हैं। एक धारणा बनी हुई है कि कुछ भटके हुए अनपढ़ नौजवानों को बहला फुसलाकर इस रास्ते पर लाया जाता है। लेकिन उमर उन नबी का केस इस पूरी धारणा को चकनाचूर कर देता है। हाँ, ये तो हमारी सारी समझ को चुनौती देता है। ये सिर्फ धारणा ही नहीं तोड़ता, ये हमारी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।
अगर आपकी नीतियां सिर्फ गरीबी या अशिक्षा से पैदा होने वाले आतंकवाद पर फोकस कर रही हैं, तो आप इस तरह के पढ़े लिखे, मिडिल क्लास, ऑनलाइन रेडिकलाइज हुए लोगों की पहचान कैसे करेंगे? ये एक पूरी तरह से अलग तरह की चुनौती है। बिल्कुल। तो उमर उन नबी तो वो था जिसने इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन जाहिर है ये सब उसने अकेले तो नहीं किया होगा। ये आईईडी कहाँ बना, ये गाड़ी कहाँ से आई, लॉजिस्टिक्स किसने संभाला? 20 कार उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अच्छा, मतलब लॉजिस्टिक्स का सारा जिम्मा इसी के पास था। हाँ, जांच से जो बात सामने आई है वो यही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दिल्ली आया, उसने यहाँ एक सेकंड हैंड कार डीलर से ये गाड़ी खरीदी। दिल्ली आकर? जी हाँ, और फिर हमले के दिन तक इसे कहीं छिपा कर रखा। ये दिखाता है कि कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, इसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी। फिलहाल एनआईए कोर्ट ने उसे 10 दिन की रिमांड पर भेजा है ताकि इस नेटवर्क की और परतें खोली जा सके। तो एक हो गया सुसाइड बॉम्बर, दूसरा लॉजिस्टिक्स संभालने वाला। इस तिकड़ी का तीसरा किरदार कौन है? तीसरा नाम है जासिर बिलाल वाली, जिसका कोड नेम या कहें उर्फ दानिश बताया जा रहा है। ये कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। इसके बारे में जो जानकारी सामने आई है वो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। सूत्रों के मुताबिक जासिर को ड्रोन से हमला करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ड्रोन से हमला? मतलब ये लोग भविष्य में किसी और तरह के हमले की भी तैयारी कर रहे थे? लगता तो यही है, और हमले के दिन बताया जा रहा है कि जासिर उमर उन नबी को लगातार टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। शायद वो रिमोटली पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए था या फिर आईईडी को एक्टिवेट करने में मदद कर रहा था। उसकी भूमिका भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन उसका प्रोफाइल ये बताता है कि नेटवर्क सिर्फ पारंपरिक बम धमाकों तक ही सीमित नहीं था। एक मिनट, अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, एक डॉक्टर जो आत्मघाती हमलावर बना, एक शख्स जिसने दिल्ली आकर गाड़ी खरीदी और उसे छिपाया, और एक तीसरा जो ड्रोन एक्सपर्ट है, ये तो किसी नौसिखियों का ग्रुप नहीं लग रहा। ये तो एक पूरी प्रोफेशनल टीम की तरह काम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक स्लीपर सेल का क्लासिक स्ट्रक्चर है, और ये नेटवर्क सिर्फ इन 3 लोगों तक ही सीमित नहीं था। ये तो सिर्फ वो चेहरे हैं जो सीधे तौर पर इस दिल्ली हमले से जुड़े थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये जाल और भी बड़ा और गहरा होता चला गया। और क्या पता चला? इन 3 नामों के अलावा एनआईए ने कश्मीर घाटी से 7 और लोगों को हिरासत में लिया है। और अब एक और चौंकाने वाली बात सुनिए, इन 7 लोगों में 2 और डॉक्टर शामिल हैं। 2 और डॉक्टर? ये तो सच में अविश्वसनीय है। मतलब उमर उन नबी कोई अकेला केस नहीं था, ये एक पैटर्न था। क्या इन लोगों के बीच कोई कनेक्शन था? जांच एजेंसियां इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रही हैं, लेकिन ये बात तो साफ है कि इस नेटवर्क में पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स की एक सोची समझी भर्ती की जा रही है। ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। ये दिखाता है कि कट्टरपंथी विचारधारा समाज के उस तबके में भी अपनी जड़ें जमा रही है जिसे हम अब तक सुरक्षित समझते थे। और सिर्फ लोग ही नहीं, इस नेटवर्क की तैयारियों का पैमाना भी बहुत बड़ा लग रहा है। बहुत बड़ा। एनआईए ने इस नेटवर्क से जुड़ी जगहों पर छापेमारी करके कुल 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया है। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए, 2900 किलो। इतने विस्फोटक का मतलब क्या है? क्या सिर्फ दिल्ली का हमला ही इनका टारगेट था, या ये किसी बहुत बड़ी साजिश की सिर्फ एक शुरुआत थी? एनआईए को भी यही शक है। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोट ये इशारा करता है कि शायद ये लोग आने वाले दिनों में देश के अलग अलग शहरों में एक के बाद एक कई हमले करने की फिराक में थे। दिल्ली का हमला शायद सिर्फ एक शुरुआत था। इसी वजह से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और असम की पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। अच्छा जी, एजेंसियों को डर है कि इस नेटवर्क के स्लीपर सेल दूसरे राज्यों में भी सक्रिय हो सकते हैं। एक दूसरी संदिग्ध कार भी बरामद की गई है जिसकी जांच चल रही है। क्या इस नेटवर्क का कोई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आया है, जैसे आईसिस या किसी और संगठन से? जांच उस एंगल पर भी चल रही है। आजकल के ज्यादातर आतंकी हमलों में आईएसआईएस से प्रेरणा या सीधे लिंक की जांच करना एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। लेकिन अब तक की जानकारी में जो एक बात गौर करने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पे सामने नहीं आया है। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि जांच अभी बहुत शुरुआती चरण में है। सही बात है। और आमिर राशिद अली से होने वाली पूछताछ में कई नए और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जब हम इन साजिशों, इन नेटवर्क्स और इन पढ़े लिखे आतंकियों की बात करते हैं, तो हम अक्सर उस इंसानी कीमत को भूल जाते हैं जो आम लोगों को चुकानी पड़ती है। हम 10 मरे, 32 घायल, 2900 किलो विस्फोटक, इन आंकड़ों में उलझ जाते हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आतंकवाद का असली मकसद सिर्फ जाने लेना नहीं होता, बल्कि समाज में डर, नफरत और बंटवारा पैदा करना होता है। जब एक पढ़ा लिखा डॉक्टर बम फोड़ता है तो वो सिर्फ लोगों को नहीं मारता,
वो समाज के भरोसे को भी मारता है। बिल्कुल। और वो पंकज शर्मा की माँ के भरोसे को मारता है, जो अपने बेटे के साथ एक शाम बिताने आई थी। वो उस 8 साल के बच्चे के माँ बाप के सपनों को मारता है। और जानकारी में भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये इंसानियत का दुश्मन है। और ऐसे वक्त में समाज का एकजुट रहना ही इसका सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो असल मकसद है, समाज को धर्म या क्षेत्र के नाम पर बांटना, वो तभी नाकाम होता है जब लोग एक साथ खड़े होते हैं। तो आज की इस पूरी पड़ताल से कुछ बातें शीशे की तरह साफ है। पहली, दिल्ली के बीचों बीच एक बड़ा और सोचा समझा आतंकी हमला हुआ। दूसरी, इसके पीछे एक ऐसा नेटवर्क था जिसके सदस्य सिर्फ लड़ाके नहीं बल्कि डॉक्टर और प्रोफेसर जैसे पढ़े लिखे लोग थे। और तीसरी, इस पूरे नेटवर्क के तार कश्मीर से जुड़े हुए मिले हैं। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोतों में भी बार बार कहा गया है, ये कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। जांच अभी भी चल रही है। ये तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। हमलावरों का पढ़ा लिखा होना आतंकवाद की उस चुनौती की तरफ इशारा करता है, जो हमारी आम समझ से कहीं ज्यादा जटिल और गहरी है। ये सिर्फ बंदूक और बम की लड़ाई नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई भी है। और इस लड़ाई को समझने और लड़ने के लिए हमें पुराने तरीकों से आगे सोचना होगा। निश्चित रूप से। और ये सारी जानकारी हमें एक बहुत जरूरी और कुछ हद तक असहज करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब समाज के वो लोग जिन्हें जाने बचाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिन्हें हम जीवनदाता मानते हैं, वो ही जाने लेने के रास्ते पर चल पड़े, तो कट्टरपंथ और आतंकवाद से लड़ने के हमारे तरीकों को कितना और कैसे बदलने की जरूरत है। और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि ये जहरीली विचारधारा समाज के किन कोनों में कितनी चुपचाप अपनी जगह बना रही है, खासकर उन जगहों पर जहां हम देखने की उम्मीद भी नहीं करते।